गुड मॉर्निंग क्लास। हम हमारा अनुभाग पढ़ रहे थे 4 औद्योगिक क्रांति। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था। अब तक हम आविष्कार पढ़ चुके हैं, नहरें और रेलों का निर्माण पढ़ चुके हैं, कैसे भाप का इंजन का आविष्कार हुआ, कैसे लोहे की जो पटरियाँ थी उस पर रेल चल रही थी और नहरों का विकास हुआ। अब जितने भी आविष्कारक थे ये कौन थे, इसके बारे में बताया गया है कि ये जो प्रयत्न हो रहे थे, जो परिवर्तन हो रहे थे इंग्लैंड में, ये सारे परिवर्तन प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे। ऐसा नहीं है कि सबके सब जो पढ़े लिखे थे वही आविष्कार कर रहे थे। भौतिक तथा रसायन जो थे उसकी शिक्षा उस समय तक सीमित थी, क्योंकि 19वीं शताब्दी के आखिर के दशकों में इतने ये विकसित नहीं थे जितने भी आविष्कारक थे आविष्कार करने वाले। क्योंकि इन सिद्धांतों की जो जानकारी थी वो भौतिक और रसायन विज्ञान की, ये इन आविष्कारों को हो ऐसा ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्ति थे जो कि नए नए आविष्कार कर रहे थे। और ये जो सारे आविष्कार थे वो इंग्लैंड में ही हो रहे थे, अन्य यूरोप देशों में नहीं हो रहे थे। इसका भी एक कारण था कि वहाँ पर वैज्ञानिक पत्रिकाएँ, वैज्ञानिक संस्थाएँ थी जो लोगों को विकसित कर रही थी, लोगों को खोज करवाने का कार्य करवा रही थी। इसमें एक कला समाज थी, सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, ये भी बहुत सारे लोगों को व्याख्यान दे रही थी। और 18वीं शताब्दी तक आते आते लोगों के विचार बढ़ने लगे थे, लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ने लगी थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे। और ये जो आविष्कार हो रहे थे, आविष्कार करता थे वे अपनी दृढ़ता, अपनी रुचि, अपनी जिज्ञासा और अपने भाग्य के बल पर नए नए आविष्कार करने में सक्षम हुए। कपास उद्योग के क्षेत्र में कुछ आविष्कार हुए, जैसे जॉन के तथा जेम्स हरग्रीव्स, इन्होंने बुनाई और बर्डगिरी से परिचित थे, यानी कि ये बुनाई का कार्य करने वाले थे। रिचर्ड ऑर्कराइड, ये नाई थे जो बालों का विग बनाते थे, लेकिन ये तकनीकी में ज़्यादा कुशल नहीं थे। मतलब ये कार्य तो दूसरा कर रहे थे, इनका पेशा कुछ और था कार्य करने का, लेकिन ये धीरे धीरे आविष्कारकर्ता बन गए। सैमुअल क्रॉम्पटन, ये भी तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं थे। एमंड कॉर्टराइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया, लेकिन इनकी इच्छा तो पादरी बनने की थी, लेकिन ये यंत्र बनाने में, यांत्रिकी कार्यों में ये धीरे धीरे कार्य करने लगे थे, नए नए आविष्कार किए थे। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें तो भाप के जो इंजन थे, इसके आविष्कार में थॉमस सेवरी एक सेना का अधिकारी था, थॉमस न्यूकोमेन एक लुहार था और तालासाज था। जेम्स वॉट भी यंत्र संबंधित कामकाज के प्रति सिर्फ बहुत झुकाव था, इसलिए इन्होंने आविष्कार किए। सड़क निर्माता जॉन मैटकॉफ भी सड़कों की सतहों को सर्वेक्षण करने वाले थे, जबकि ये वास्तव में अंधे थे, इनको ये दिखाई नहीं देता था इनको। नहर निर्माता जेम्स ब्रिडले, ये भी निरक्षर थे, इनको वर्तनी का ज्ञान नहीं था। नौचालन जो शब्द था, इसकी सही वर्तनी भी ये नहीं बता पाए थे, लेकिन इनकी स्मरण शक्ति गजब की थी, कल्पना शक्ति, एकाग्रता थी। इसका मतलब ये है कि जो आविष्कारकर्ता थे जिन्होंने भाप का इंजन बनाया या जो नए नए आविष्कार किए, चाहे वो कोयले के क्षेत्र में हो, चाहे वो लोहे के क्षेत्र में हो, चाहे वो बुनाई या बटगरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंजन आदि बनाने के क्षेत्र में हो, ये सभी अपनी रुचि, जिज्ञासा और अपने भाग्य के बल पर हुए थे। इसका संबंध कोई भी शिक्षा जगत से नहीं था। अब बात करें हम परिवर्तित जीवन की। उस समय प्रतिभाशाली जो व्यक्ति थे वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव कर पा रहे थे, क्योंकि उनमें प्रतिभा थी। और इसी प्रकार से धनवान लोग भी बहुत सारे थे जिन्होंने जोखिम उठाए और उद्योग धंधों में पूंजी का निवेश इस तरह से किया कि हमें मुनाफा होगा, धन बढ़ेगा हमारा। और अधिकांश मामलों में धन जो राशि थी उनकी वो कई गुना बढ़ी भी। धन में, माल, आय, सेवाओं में, ज्ञान, उत्पादन, कुशलता में अचानक उस समय बहुत अधिक वृद्धि हुई इंग्लैंड में। यही औद्योगिक क्रांति थी। लेकिन इसका मनुष्य को दूसरे रूप में भारी खामियाजा भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब परिवार टूट रहे थे, एकता या संयुक्त परिवार अब नहीं रहे थे। और जो लोग थे, पुराने लोग थे, उनकी जगह पुराने स्थान बदल रहे थे, लोगों ने नई जगह रहना पसंद किया। शहर जो थे वो विकृत हो रहे थे, यानी कि शहरों की स्थिति बिगड़ रही थी। कारखानों में काम करने की जो परिस्थितियाँ थी वो एकदम सब परिवर्तित हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में केवल 2 ही थी, यानी 2 ही नगर थे बड़े। लेकिन 1850 तक, यानी 10 वर्ष में ही ये 29 हो गए थे, यानी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
और इनके कारण शहरीकरण के कारण इनके रहन सहन में और साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई उस समय, क्योंकि शहरीकरण तो बढ़ गया लेकिन लोगों के पास सही व्यवस्थाएं नहीं थी रहने की। सफाई और पेयजल की व्यवस्था में भी बढ़ती हुई शहरी आबादी के आधार पर नहीं थी। इसके कारण ही जो लोग आकर के बस रहे थे नगरों में, कारखानों के आसपास भीड़ भाड़ हो रही थी, गंदी बस्तियों में रह रहे थे, और जो धनवान लोग थे वो नगर छोड़ करके अपने अलग उपनगर में बस करके साफ़ सुथरे मकान में रहते, जहाँ अच्छी हवा थी, पीने का पानी भी अच्छा था। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा था। अब बात करें मजदूर वर्ग की, तो यहाँ मजदूर वर्गों के बारे में बताया कि 1842 में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें वेतनभोगी यानी कि जिनको वेतन प्राप्त हो रहा है ऐसे मजदूर यानी कामगारों के जीवन में जीवन की जो औसत अवधि थी यानी कि जीने की उम्र, वो शहरों में रहने वालों की अपेक्षा कम थी। किसी भी सामाजिक समूह में जीवन काल से और अधिक कम बताई गई है। बर्मिंघम में यह उम्र थी 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष, डर्बी में 21 वर्ष। यहीं तक जो मजदूर वर्ग था वो जीता था, यानी उसका जीवन इतना ही था। नए औद्योगिक नगरों में गांव से आकर रहने वाले जो लोग थे, ग्रामीण लोग, उनकी तुलना में काफ़ी छोटी आयु में ये लोग मर जाते थे। वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में आधे तो 5 साल की आयु में ही समाप्त हो जाते थे। और शहरों की आबादी की वृद्धि वहाँ पहले रह रहे परिवारों में नए पैदा होने वाले बच्चों से नहीं बल्कि बाहर से जो लोग आ रहे थे उनके कारण यहाँ की आबादी बढ़ रही थी। मौत ज़्यादातर उन महामारियों के कारण भी हो रही थी जो जल प्रदूषण जैसे हैजा, आंत्रशोथ, वायु प्रदूषण, क्षय रोग, इनके कारण अत्यधिक मृत्यु हो रही थी। 1832 में हैजे का भीषण प्रकोप हुआ जिसमें 31,000 से अधिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक की अगर हम बात करें तो नगर प्राधिकरण जीवन की इतनी भयंकर परिस्थितियाँ थी कि इन लोगों ने अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और न ही इन बीमारियों का कोई निदान या उपचार किया। इस समय चिकित्सक और अधिकारियों के पास इन बीमारियों की कोई जानकारी भी नहीं थी। तो मजदूर वर्गों की स्थिति ये थी कि वो कम उम्र में ही अपने बीमारियों के कारण और समाप्त हो रहे थे और इनकी आयु क्षमता कम थी। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा परिवर्तित जीवन और मजदूर।